पश्चिमी विक्षोभ के चलते जिस तरीके से सक्रिय हुआ है, दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली में जहां सुबह से ही आसमान आंशिक रूप से छाए रहे, बादल छाए हुए नजर आए और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, जबकि दिल्ली के प्रशांत विहार और शालीमार बाग में तेज बारिश के ओले भी गिरे हैं। और वहीं दिल्ली के प्रशांत विहार के अलावा फरीदाबाद के कुछ इलाकों में भी बारिश के साथ ओले गिरे। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है क्योंकि बारिश हुई है और सुबह से ही खुशनुमा मौसम बना हुआ था, लेकिन शाम के समय जब बारिश हुई तो भीषण गर्मी से दिल्ली वासियों को और दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर गर्मी से निजात मिली है। क्योंकि इस समय जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, दिल्ली वासियों का बुरा हाल है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुबह जब दफ्तरों के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं तो तेज़ धूप होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी सभी लोगों को होती है। लेकिन इसी बीच में बारिश हुई है और कई जगह पर ओलावृष्टि हुई है, उससे बहुत ज़्यादा राहत की सांस लोगों ने ली है। गर्मी से निजात, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि भीषण गर्मी से निजात आज की बारिश ने लोगों को दिला दी है, दिल्ली वासियों को दिला दी है। राहत की सांस मिली है। राजधानी में मौसम सुहावना बना हुआ है इस बारिश की वजह से। कई जगह मौसम में सुधार नजर आया। कहीं ना कहीं देखा जाता है मौसम में लगातार एक हफ्ते से गर्मी बढ़ते हुए नजर आ रहा था। बाकी वही दिल्ली की बात की जाए, आप दिखा सकते हैं कि कैमरामैन के साथ में देखें कि किस तरह से गर्मी का मौसम बुरा हाल था। बाकी अब मौसम में सुधार हुआ। लगातार इस मामले को देखा जा रहा है कि इस मौसम के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लगातार गर्मी में बढ़ते जा रहा था उसमें तापमान में गिरावट आएगी। और लगातार इस बात की कही जाए तो जो पॉल्यूशन की बात करिए, जो लगातार पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा था, मौसम में सुधार नहीं हो रहा था। बाकी बरसात होने से कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें मौसम का सुधार हुआ। लगातार इस बात की जाए तो लगातार गर्मी में कहीं ना कहीं राहत दिखते हुए नजर आ रहा है। संजय सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बुधवार शाम को हुई झमाझम बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। लगातार कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहे लोगों ने राहत की सांस ली है और सुहाने मौसम का लुत्फ उठाया है। बुधवार दोपहर से ही आंख मिचौली खेल रहे मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ बरसी पानी की बूंदों ने तपती गर्मी से राहत पहुंचाई है। मौसम वैज्ञानिकों ने 2 दिन पहले बारिश की संभावना जताई थी। सोमवार और मंगलवार को बादल भी छाए रहे, साथ ही हल्की हवा भी चलती रही। बुधवार को दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया। आज गाजियाबाद में मौसम दोपहर से ही सही चल रहा था और अभी इस समय बारिश हो रही है। तो काफ़ी टाइम बाद बारिश हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठंडी हवा भी चल रही है। बहुत दिन से इतनी गर्मी थी कि मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, तो आज बारिश हुई तो बहुत अच्छा लगा। भीषण गर्मी के बीच में मौसम ने कई राज्यों में करवट ली है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार के साथ साथ यूपी के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। राजधानी दिल्ली में तो ओले तक गिर गए हैं, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया है। वहीं बिहार को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मई के महीने में भीषण गर्मी अपना असली रूप दिखा रही थी। देश के कई राज्यों में लू और तेज धूप ने पारा बढ़ा रखा था। हालांकि पिछले 2 दिनों से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। पहले जहां दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब में पारा 40 डिग्री के ऊपर जा रहा था, वहीं अब 2 दिनों से चलती हवाओं के कारण पारा 40 से नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने पहले ही इसका पूर्वानुमान लगाया था कि 1 से 3 तारीख के बीच में तापमान में कुछ गिरावट आएगी और कुछ इलाकों में बारिश भी होगी। राजधानी दिल्ली में आज मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही भी साबित हुई। दिल्ली में न सिर्फ बारिश हुई बल्कि कुछ इलाकों में तो ओले भी गिरे। बारिश और ओले को देखकर लोगों के चेहरे खिल उठे। लोगों ने इस भीषण गर्मी के बीच राहत की सांस ली है। बारिश और ओले गिरने के बाद दिल्ली में मौसम खुशनुमा हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना पहले ही जताई थी। दिल्ली, यूपी, बिहार सहित देश के कई राज्यों में अब भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। इन राज्यों में बादल छाने और बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हुआ है। इसके साथ ही तापमान में भी कमी आई है। इन राज्यों में बारिश और तेज हवा के साथ आंधी तूफान चलने को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो बिहार के कई जिलों में आज और कल जोरदार बारिश और वज्रपात की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है।
बिजली कड़कने की वजह से लोगों को सावधान रहने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और दक्षिण बिहार दोनों ही क्षेत्रों में इस हफ्ते के अंत तक मौसम अच्छा रहेगा और बारिश होगी, जिससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में हल्की फुल्की बारिश हुई है, जिससे मौसम ने करवट बदली है और पारा नीचे गिरा है। खास करके मार्च का महीना भी, अप्रैल का महीना भी तापमान जो बहुत ज़्यादा मतलब रहे, कई जगह रिकॉर्ड भी ब्रेक हुए। जो हरियाणा के तापमान जो है 1-2 स्थानों पे 46 डिग्री तक भी पहुंच गए, जो कि आमतौर पे जो नहीं जाते हैं। इसी तरह पंजाब में भी 44 डिग्री तक टेम्परेचर जो चले गए, जो कि अमूमन अगर देखें तो 40 डिग्री से नीचे ही तापमान रहते हैं, खास करके पंजाब में। और हरियाणा में भी इसी तरह जो है वो टेम्परेचर रहते हैं। तो लेकिन इस बार जो वेदर थोड़ा सा अलग तरीके से रहा, ड्राई रहा। मार्च से लगातार जो है वो बारिश नहीं हुई, मार्च अप्रैल सूखा चला गया, जिससे जो तापमान बढ़े। विंड पैटर्न भी इस बार थोड़ा सा जल्दी मतलब उसमें थोड़ी चेंजेस आ गई थी। साउथ वेस्ट सदर्ली विंड चल रही थी, जिससे तापमान लेकिन जैसे ही जो मई का महीना शुरू हुआ, 1 तारीख से ही जो तापमान में जो अभी कमी चल रही है। आज जैसे 4 तारीख हो गई तो लगातार 3-4 दिन से जो तापमान है वो कम चल रहे हैं दोनों स्टेटों में, पंजाब में, हरियाणा में। और इवन अगर चंडीगढ़ में भी देखें तो चंडीगढ़ का तापमान जैसे 42 डिग्री पार कर गया था, लेकिन अभी जो है वो 36 डिग्री तक जो तापमान पहुँच गया। तो 5-6 डिग्री जो तापमान है चंडीगढ़ के जो शहर में भी तापमान में गिरावट रही। और बाकी जो इलाके थे पंजाब और हरियाणा, वहाँ पे भी इसी तरीके से जो तापमान में गिरावट रही। 4 से 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट रही। रात के तापमान थोड़े से बढ़ गए थे, क्योंकि जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है तो नाइट के जो रात के तापमान होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। दिल्ली और बिहार के अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम ने करवट ली है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के मौसम वैज्ञानिक मनमोहन सिंह ने कहा कि तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। भीषण गर्मी के बीच बदले मौसम ने लोगों को बड़ी राहत दी है। बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया है। हालांकि ये राहत केवल कुछ घंटों तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक आगे आने वाले दिनों में गर्मी फिर से अपने चरम पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। द्वारका के मधु विहार में पुलिस पब्लिक संवाद रखा गया, जिसमें द्वारका के पुलिस कप्तान डीसीपी शंकर चौधरी ने स्थानीय लोगों से स्थानीय समस्याओं पर बातचीत की और जानने की कोशिश की है कि आखिर समस्याएं क्या क्या हैं और उन समस्याओं के समाधान क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस कप्तान के सामने अपनी समस्याओं को रखा। समस्याएं हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है, अलग अलग आर्थिक स्तर के लोग रहते हैं, तो समस्याएं रहेंगी। मगर अगर सामूहिक प्रयास रहेगा, जनता का सपोर्ट रहेगा, तो दिल्ली पुलिस माननीय आदरणीय आयुक्त साहब के दिशा निर्देश में बहुत कटिबद्ध होकर काम कर रही है। और द्वारका जिला में जिला के कप्तान के मातहत मैं आपको ये बता दूं कि आपको हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं दिखेगी। परिणाम हो सकता है कि वो उतने अच्छे ना दिखे या बहुत अच्छे दिखें, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन जो कोशिश है हमारी उसमें आपको कमी नहीं दिखेगी, इसका मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात नंदू सांगवान और ज्योति बाबा गैंग के शूटर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सेल के डीसीपी राजीव रंजन के मुताबिक पकड़े गए आरोपी को पहचान लिया है। बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा निवासी दीपक उर्फ दाऊद उर्फ गांधी के रूप में पहचान हुई है। आरोपी कपिल सांगवान और ज्योति बाबा गैंग का सक्रिय बदमाश है। दरअसल सेल की टीम को सूचना मिली थी कि दीपक उर्फ दाऊद रहने वाला इलाके का है और सहयोगियों से मिलने के लिए पहुंचा था, जिसके बाद सेल की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 2018 में दिल्ली के नजफगढ़ में रोशन नाम के युवक की हत्या में शामिल होने का आरोप है। और अब खबर दिल्ली के न्यू अशोकनगर से है, जहां कुंडली गांव में पानी की एक टंकी में 4 महीने के बच्चे का शव मिला है। बताया जा रहा है कि बच्चे की मां बाहर गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो उसका बच्चा कमरे में नहीं था और खोज करने के बाद बच्चे का शव पानी की टंकी में मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी कि आखिर बच्चे की हत्या की वजह क्या है। सर मैं तो करोड़ बाग में रहता हूँ। हाँ अब मेरा यहाँ भाई रहता है। हाँ अब
अब बच्चे को टंकी में डाल दिया लेके, किसने डाला मुझे भी पता नहीं है। बाहर रूम देखने गई थी, अब बच्चा हुए खेला था, अब किसने डाला मुझे पता भी नहीं है। इस साल फ्रांस में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लेगा। यह फेस्टिवल इस साल 17 मई से 28 मई तक आयोजित किया जाएगा। ये पहली बार है जब फेस्टिवल में ऑनर ऑफ कंट्री किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस साल से शुरू हुई इस नई परंपरा को भविष्य में होने वाले इस फेस्टिवल के संस्करण में भी लगातार रखा जाएगा और इस साल होने वाला ये फिल्म फेस्टिवल कई मायनों में भारत के लिए अहम है। एक तरफ जहां भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कान उत्सव भी इस साल अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल का जश्न 18 मई को मैजेस्टिक बीच में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जेरोम और उनके साथ में अस्मियोल के परिचय और भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के स्वागत के भाषण के साथ शुरू होगा। आपको ये भी बता दें कि इस साल इस फिल्म फेस्टिवल में भारत प्रमुखता से दिखाई देगा। भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जहां एक और देश के अंदर अनसंग हीरो से लेकर बाकी सब वो जन जिन्होंने भारत की आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई, उनको लेकर अब तक 25,000 से ज़्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं। लेकिन आज एक बड़ी घोषणा और एक बड़ा निर्णय है जिसको साझा करने हम सब आपके बीच में आए हैं। कान फिल्म फेस्टिवल अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत और फ्रांस के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज के 75वां वर्ष है। भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और इसमें जो पहली बार होने जा रहा है कि कान फिल्म फेस्टिवल में मार्शे डू फिल्म में अगर पहली बार किसी को ऑफिशियली कंट्री ऑफ ऑनर का इनवाइट आया है तो भारत के लिए आया है। ये बहुत बड़ी बात है कि कान फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में भारत को सबसे पहले चुना जाता है। भारत की कोई ऐसी पिक्चर जिसका वर्ल्ड प्रीमियर करना हो, ये भी अवसर हमारे पास आया है और इसके लिए आर माधवन जी की रॉकेटरी पिक्चर को चुना गया जिसका वर्ल्ड प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में होगा। इसके अलावा एक गोज टू कान सेक्शन, ये एक अलग कैटेगरी है जिसके अंतर्गत 5 सिलेक्टेड मूवीज़ को दिखाया जा सकता है। ये वर्क इन प्रोग्रेस लैब उसके अंतर्गत इसको चुना जाता है, जो अभी तक कहीं स्क्रीनिंग नहीं हुई, कहीं पर किसी को। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। पीएम मोदी के यूरोप दौरे का तीसरा दिन डेनमार्क में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। फ्रांस के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। उत्तराखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन भतीजे के मुंडन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। अपने गांव पंचूर का किया भ्रमण। सीएम योगी की भूमि अधिग्रहण मामले में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन गाजियाबाद डीएम निधि केसरवानी निलंबित। अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में तैनात है निधि। मुरादाबाद में एक्शन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं का जाना हाल। विभाग के अधिकारियों में मचा रहा हड़कंप। झारखंड के स्पेशल बुलेटिन के प्रायोजक हैं सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। वंदे मातरम। बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रदेश कार्यालय में कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम सदस्यों के साथ बैठक की।
मुख्य रूप से इस बैठक में 5 विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। अविनाश पांडे ने इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सदस्यता अभियान के तहत रिकॉर्ड स्तर से लोग जुड़े हैं। वहीं अविनाश पांडे ने यह भी कहा कि चिंतन शिविर, संवाद कार्यक्रम से लेकर हाल में जितने भी कार्यक्रम चलाए गए थे, हाल ही में तमाम कार्यक्रम चलाए गए थे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो समन्वय समिति है, उसकी बैठक हुई। 5 विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इन विषयों को जो कि वर्तमान परिस्थिति में हाल ही में जो संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं, उससे संबंधित जो हमारी सदस्यता अभियान बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान जो चलाया गया, उसकी सफलता हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ। हमारे सभी नेतागणों का, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इस सदस्यता अभियान में भाग लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी, जहां याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने पहले के आदेश के आलोक में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। झारखंड में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर ही उन्होंने याचिका दायर की थी। झारखंड में पंचायत चुनाव ऑलरेडी नोटिफाइड हैं और चुनाव अपने नियत समय पर और अपनी नियत प्रक्रिया के अनुसार होगा। अब पता नहीं कुछ भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी बीच में, ये चुनाव स्थगित कर दिया गया है, सब ऐसी कोई बात नहीं है। और चुनाव स्थगित करने की जो याचिका थी चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम से जो पिटीशन फाइल हुआ था, रिट, वो आज खारिज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव नोटिफाइड है, चुनाव यथासंभव जल्दी से जल्दी कराया जाए। सर, राज्य सरकार ने मजबूती से पक्ष रखा, क्या 1-2 पॉइंट्स बताएंगे? पॉइंट्स ये है कि चुनाव जो हम लोग पंचायती राज का जो हम लोग ने कराने का निर्णय लिया राज्य सरकार ने, ये सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पे आच्छादित है। क्योंकि अगर जब ट्रिपल टेस्ट अभी नहीं हो पा रहा है, उस वजह से तब तक के लिए बिना रिजर्वेशन फॉलो करते हुए ओबीसी का चुनाव कराने का सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों के लिए भी आदेश दिया है। और जुबरी तिलैया से इलाज करवाने जा रहे व्यक्ति की डेमोटांड हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आपको बता दें कि एक व्यक्ति कोडरमा से हजारीबाग डेंटल कॉलेज इलाज के लिए जा रहा था। इसी बीच एक बाइक सवार ने व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। और इधर मौके पर हजारीबाग मुफस्सिल थाना प्रभारी बजरंग महतो घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमारे पिताजी महावीर पंडित ग्राम पुत्तों से हजारीबाग डेंटल हॉस्पिटल डेमोटांड आए थे दांत का इलाज करवाने के लिए। शायद रोड क्रॉस करने में एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के चयकला में ईद के समय एक महिला की मौत हो जाती है, जिसके बाद महिला का पोस्टमार्टम की आशा में सदर अस्पताल परिसर में जमे हुए वहीं महिला के पिता बताते हैं कि बेटी की शादी 9 साल पहले हुई थी। तब से ही मेरे दामाद और उनके परिजनों की तरफ से दहेज के लिए लगातार दबाव बनाया जाता रहा है। इससे पहले भी कई बार पंचायत के द्वारा बैठक कर बेटी को विदा करवाया गया। वहीं मौत मामले पर पुलिस अब पूरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेरे दामाद फोन करके बोला, मुर्शीद आलम उर्फ लाल बाबू चाय कला के रहने वाला है। बाप का नाम मरहूम सरफुद्दीन साहब, मेरी बेटी का नाम रानी परवीन। क्या हुआ है, पूरा मामला क्या हुआ, कैसे हत्या की गई? साथ हुआ, मेरा दामाद लाल बाबू फोन करके बोलता है कि तुम्हारी बेटी को जहर दे के मार दिए हैं, अपना हॉस्पिटल से आके चौपारण से ले जाओ। तो हम बोले मजाक क्या कर रहा है तू, ऐसा मजाक मत करो।
ऐसा आज के दिन में मजाक नहीं किया जाता। बोलो क्या हुआ तो बताओ। फिर भी फ़ोन काट दिया। फिर फ़ोन हमको बात नहीं किया, दूसरे से फिर फ़ोन करवा के भेजे आदमी को। वहाँ फिर फ़ोन से देख करके वीडियो कॉलिंग में देखे हम, बेटी मेरे सीरियस है, जल्दी लेके हजारीबाग आओ, हम यहाँ इलाज कराएंगे। और 2 दिवसीय दौरे पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल का अपना अस्तित्व है। जो अपनी क्षमता में है वो अपनी क्षमता के रूप अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। देखिए, मुझे इस वीडियो की जानकारी नहीं है, लेकिन राहुल जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता हैं और सार्वजनिक जीवन में जो सोचता है उसका ध्यान सभी दल के नेताओं को रखना चाहिए। और राहुल जी की चर्चा तो इस तरह के मामले में पहले से रही है, लेकिन मैं कोई बहुत इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की व्यवस्था है कि गांधी परिवार के ही लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। तो जिस दल का नेतृत्व वर्ग के बारे में इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो उस पार्टी के भविष्य को आप समझ सकते हैं। और इस्लामपुर में संचालित निजी अस्पताल में प्रसव के 13 दिन बाद प्रसूता की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पीड़िता के पिता ने डॉक्टर पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी किया। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। बारे घटना ऐसी है सर कि ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद टाँका काटा 8 दिन में। टाँका काटने के बाद गार्जियन को नहीं ले गया, गार्जियन को बाहर रखा। मैंने बाहर आया तो मैंने पेशेंट को देखा कि ब्लड कैसे आ रहा है ये। तो हमने बोला उसको कि सर ये ब्लड कैसे आ रहा है, तो बोले मरा हुआ ब्लड है, ये जजमनी आवेगा। तो फिर सवेरे ले गए। सवेरे ले जाने के बाद जब ऑपरेशन रूम में ले गया, उसको टाँका खोला, देखा पट्टी बंदी वाला, वो देखा तो देख रहे हैं कि पूरा अभी टाँका ऐसे पूरा मुंह फाड़ले है, पूरा के पूरा कहीं ज्वाइन नहीं किया सर। मैंने कहा कि जब ऐसा बात है सर तो आप टाँका लगाइए। कहा कि टाँका नहीं लगेगा, बोले ऐसे ठीक कर देंगे, ड्रेसिंग डेली के डेली 24 घंटा में 1 घंटा तक। और मधुबनी के पंडौल थाने के भीटी सलेमपुर गांव में जमीन के विवाद में मारपीट होने की घटना सामने आई है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिसका इलाज मधुबनी सदर अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इलाज करा रहे घायलों और उनके परिजनों की माने तो उन लोगों ने अपनी ज़मीन पर घर बना रहे थे वो लोग, तो उनके पड़ोसियों ने उनकी ज़मीन को अपनी ज़मीन बताते हुए उनके साथ मारपीट की। वहीं मौके पर मौजूद सोशल एक्टिविस्ट कुमार अवधेश ने बताया है कि पंडौल थाने पर आयोजित थाना दिवस पर पीड़ित का सभी कागजात पदाधिकारियों की तरफ से देखे गए हैं। और बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामला बिहटा थाना क्षेत्र का है, जहां दुकान और घर में चोरों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर लाखों रुपए के गहने और नकदी समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बीती रात 9 अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी का विरोध करने पर डकैतों ने महिला के साथ मारपीट भी की। चोरों ने घर से 8 लाख के जेवर, 25,000 रुपए नकदी और मां वैष्णवी ज्वेलर्स दुकान से 15,000 रुपए की नकदी समेत लाखों के जेवरात और साथ ही साथ किराना दुकान से 25,000 रुपए की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस जल्द चोरों को पकड़ने की बात कर रही है। और देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने अचानक लिए फैसले में रेपो रेट बढ़ा दिया है। रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं अब रेपो रेट बढ़कर 4.40% हो गया है। उधर शेयर मार्केट में तेजी से गिरावट भी देखी जा रही है। रिजर्व बैंक ने लंबे अंतराल के बाद अचानक रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब रेपो रेट एक झटके में 0.40% बढ़कर 4.40% हो गई है। इसके साथ ही सस्ते लोन का दौर अब समाप्त हो गया है।
रिजर्व बैंक के इस ऐलान से लोगों के ऊपर EMI का बोझ बढ़ना तय हो गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दास ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि रेपो रेट को 0.40% बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इकोनॉमी के हालात पर चर्चा करने के लिए बैठक की। इस बैठक में MPC के सदस्यों ने एकमत से रेपो रेट को 0.40% बढ़ाने का फैसला लिया। MPC ने यह फैसला बेकाबू होती महंगाई के कारण लिया। RBI गवर्नर ने MPC की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मार्च 2022 में खुदरा महंगाई तेजी के साथ बढ़ी और 7% पर पहुंच गई। खासकर खाने पीने की चीजों की महंगाई के कारण हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई तेजी के साथ बढ़ी है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन ने महंगाई को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी जंग के कारण गेहूं समेत कई अनाजों के दाम बढ़ गए हैं। इस तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी बुरा असर पड़ा है। गवर्नर दास इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात कर रहे थे। After the MPC meeting of 6th to 8th April 2022, based on this assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate stands adjusted to 4.15% and the marginal standing facility rate and bank rate to 4.65%. The MPC also decided to unanimously remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. गौरतलब है कि इससे पहले 8 अप्रैल को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिजर्व बैंक की पहली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग हुई। उस समय रिजर्व बैंक ने रिकॉर्ड लगातार 11वीं बैठक में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को पुराने स्तर पर बरकरार रखा था, लेकिन बदलने का संकेत भी दे दिया था। उस समय RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि महंगाई कोई बड़ा रिस्क नहीं है, केंद्रीय बैंक का इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस है। चालू वित्त वर्ष में महंगाई का प्रेशर बने रहने की आशंका है। RBI के मुताबिक वर्ष 2022-23 में महंगाई दर 5.7% पर रहने का अनुमान है। शक्तिकांत दास ने इसी महीने बताया कि महंगाई की दर पहली तिमाही में 6.3%, दूसरी तिमाही में 5%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 5.1% रह सकती है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि कहां-कहां मौसम ने करवट बदली है।